हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि सब कुशल होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गति यानी मोशन के बारे में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स को सामने रखिए, उसके बाद वीडियो देखिए, तभी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। और आपको जानकारी है कि 9th क्लास के फिजिक्स का एनसीईआरटी के अनुसार पहला अध्याय है फिजिक्स का, ठीक है। अन्य किसी किताब के अनुसार दूसरा अध्याय है गति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में भी हम लोग अधिकांश वस्तु को गति में देखते हैं और इसका महत्वपूर्ण भूमिका है हम लोगों के दैनिक जीवन में, ठीक है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि इस पूरे अध्याय में इसको 6 हिस्सों में बांट कर पढ़ना है, जिसे हम लोग टॉपिक के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें आपको 6 टॉपिक का अध्ययन करना है। पहला टॉपिक है गति का वर्णन, गति के दर का मापन, वेग में परिवर्तन की दर, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण और एक समान वृत्तीय गति। तो हम लोग इससे तो जानेंगे ही। आज हम लोग टॉपिक संख्या 1 समझते हैं, गति का वर्णन। चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन, ठीक है। गति का वर्णन का मतलब यह हुआ गति की चर्चा। गति की चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम विराम समझते हैं। क्या समझते हैं? विराम, रेस्ट बोलते हैं। विराम क्या होता है ज़रा समझिए। कोई वस्तु है, जैसे आप मान लो आपका फ़ोन है, अभी आप फ़ोन में मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। फ़ोन है, अभी आपकी स्थिर है, ये फ़ोन स्थिर है ना। क्या चल रहा है क्या आपका फ़ोन? एक स्थान दूसरे स्थान तक जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो हम फिजिक्स में विराम में उस वस्तु को समझते हैं या उस वस्तु को कहते हैं कि जो वस्तु अपना समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार अपना जगह परिवर्तन ना करें। जैसे आपका घर विराम में है, रुकी हुई साइकिल, आप खुद अभी विराम में हैं, तो ये होता है विराम, ठीक है। तो विराम क्या हुआ? आप समझ गए कि अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपना स्थान नहीं परिवर्तित करे तो उसे हम किस में समझेंगे जी? विराम में समझेंगे, ठीक है। आगे है आपका गति। गति क्या होता है? तो गति यानी मोशन, इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के अनुसार, इसके अनुसार समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करे तो उस वस्तु को हम लोग क्या समझते हैं? गति में समझते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, चलती हुई बस, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया और चलती हुई बस, ये सब क्या है जी? गति में है। सॉरी। अब देखिए, जैसे मान लो, ये तो आप समझ गए, गति भी समझ गए और विराम भी समझ गए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये मान लो कोई घर है, ठीक है, और ये सड़क है और इधर से बस जा रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यह बस इस घर की अपेक्षा गति में है। ये बस इस घर की अपेक्षा किस में है? गति में है। और भी आप यहाँ बोल सकते हो कि यह घर इस बस की अपेक्षा विराम में है। तो यहाँ देखिए, घर की स्थिति बताने के लिए गति का सहारा लेना पड़ा, ठीक है, और इसकी स्थिति बताने के लिए घर का सहारा लेना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि विराम एवं गति परस्पर क्या है? परस्पर सापेक्षिक है, ठीक है। कि जब भी आपको विराम बताना होगा तो गति बोलना पड़ेगा, अब गति बताना होगा तो विराम समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे कि जैसे मैं आपको ये ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया हूँ, ज़रा ध्यान में रखिए, कि जैसे कि जो वस्तु की प्रकृति होती है,
जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन को आप ना छुए, इसी तरह टेबल पर या बेंच पर या जहाँ भी आप रख के पढ़ रहे हैं उसी तरह छोड़ दें, कोई ना छुए, तो वस्तु क्या किस अवस्था में रहना चाहती है? हमेशा विराम में की गति में। बताइए, किसी वस्तु को ना छुआ जाए तो विराम में रहेगा कि गति में रहेगा? तो आप बोलेंगे कि विराम में रहेगा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वस्तु की प्रकृति किस अवस्था में रहता है? गति की अवस्था में होना रहता है। तो वस्तु हमेशा किस अवस्था में रहती है? गति में रहती है। फिर आप बोलेंगे कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका फ़ोन अभी विराम में क्यों है? फ़ोन तो आप स्थिर रखे हैं ना, विराम में क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? तो विराम में इसको कौन रख रहा है? तो विराम में रख रहा है घर्षण। क्या रख रहा है जी? घर्षण। अगर कोई मान लो ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है, कोई एरिया हो गया, यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दिया, ठीक है, वस्तु रख दिया यहाँ पर, और ये जो एरिया है इसमें घर्षण शून्य है। घर्षण क्या है? शून्य, घर्षण है ही नहीं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस पर बल दिया जाए तो ये वस्तु अनवरत मतलब कंटिन्यूअस गति में रहेगी, रुकेगी ही नहीं। तो ऐसा आगे हम लोग जानेंगे कि वस्तु की प्रकृति किस अवस्था में होना होता है? गति में। क्योंकि अगर इसको कोई वस्तु, ये आपका फ़ोन विराम में है तो इसको कौन विराम में करके रखा है? घर्षण करके रखा है। घर्षण को हटा दिया जाए तो वस्तु हमेशा किस अवस्था में रहेगी जी? गति में रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे इसे और भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अगला है टॉपिक 1 का भाग 2 में टाइप्स ऑफ मोशन। नोट्स आपके सामने होगा, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ। गति के प्रकार, ठीक है, जिसमें आपका है लीनियर मोशन, जिसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, जिसे बोला जाता है वृत्तीय गति। अगला है दोलनी गति, इसको बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। और एक है आपका आवर्त गति, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखो लीनियर यानी रैखिक गति क्या होता है? तो इस गति में कोई वस्तु सीधी या सरल रेखा पर चलती है। इस लीनियर मोशन में कोई वस्तु क्या होती है? सीधी या सरल रेखा में चलती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, यह व्यक्ति इस पर गोली मारना चाह रहा है, ठीक है। तो जो गोली मारेगा तो क्या गोली ऐसे ऐसे होके आएगा क्या? नहीं, पूरा सीधे आएगा। कैसा आएगा? पूरा सीधे आएगा। अब तो बता सकते हैं कि जो बंदूक की गोली की गति होती है वो कैसी गति होती है जी? रैखिक गति होती है। तो रैखिक गति क्या है? तो इस गति में कोई वस्तु क्या होती है जी? सीधी रेखा में चलती है। तो रैखिक गति में क्या हो, कोई वस्तु कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देकर समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ कोई बच्चा है, ठीक है, इधर सीढ़ी है, इस पर यहाँ चढ़ रहा और यहाँ से खिसकते हुए यहाँ आ गया। यानी जो ढालू है इस पर जो बच्चा सरक रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो कौन सा गति होता है? तो रैखिक गति होता है। समझ रहे हो? इसमें वस्तु कैसा चलती है? सीधी पथ पर चलती है। ठीक, आगे देखिए। वृत्तीय गति है। आपके पास नोट्स होगा या नहीं भी होगा तो काम चल नहीं, नोट्स रखेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आप मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल, तो आप बाद में याद कैसे करोगे? देखो वृत्तीय गति क्या होता है? इसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलता है। जैसे आप इस प्रकार के एक पथ बना लीजिए, यहाँ पर साइकिल से आप चलने लगेंगे इस पर, ठीक है, साइकिल चलाने लगेंगे तो आपका जो गति होगा उस गति को हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों तरफ या चारों ओर किसकी गति? पृथ्वी की गति।
समझ गए? ये हो गया वृत्तीय गति। देखिए एक अगला है दोलनी गति, ओसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, मान लो निश्चित बिंदु से यहाँ कभी यहाँ आएगी, फिर यही वस्तु यहाँ आ जाएगा, फिर यही वस्तु यहाँ आ जाएगा। मतलब आप बता सकते हो कि निश्चित बिंदु से कोई वस्तु कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, या ऊपर नीचे भी क्या करती है, चलती रहती है। इसे हम जैसे आपने आजकल तो इस प्रकार की घड़ी का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। एक आता है दीवाल घड़ी, जिसमें नीचे वाला जो लोलक होता है ये आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करते रहता है। कहाँ से? एक निश्चित बिंदु से गति करते रहता है। तो आप बता सकते हो वो जो दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी के जो पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम इसे बोलते हैं, ये वाला पेंडुलम की जो गति है उसकी गति को ही हम क्या बोलते हैं? दोलनी गति कहते हैं। मतलब एक निश्चित बिंदु से वस्तु क्या करती है? आगे पीछे ऊपर नीचे करती है। ठीक है। अगला है आवर्त गति। इसमें बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। आवर्त गति, ठीक है, इसको बोल रहे हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु एक निश्चित समय में आगे नीचे एक निश्चित समय में क्या करती है? अपने स्थान को चेंज करती है, या बोल सकते हो कि दोहराती है। इसमें बोल सकते हो कि इस गति में वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर, जैसे मान लो ये है, इसको यहाँ से यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, फिर यहाँ एक बिंदु है, और ये वस्तु एक बार यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जिसको टाइम लगा है, ये क्या एक निश्चित है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी आने में क्या है? एक निश्चित टाइम पर दोहराती रहती है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड। इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? आवर्त गति। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति। ठीक है, समझ गए? अगला पॉइंट आपको समझना है निर्देश बिंदु। क्या समझना है जी? निर्देश बिंदु। ठीक है। अब देखो निर्देश बिंदु क्या होता है। जैसे मान लो आपका ये गौरा बाजार है, आप कोई भी बाजार मान लो, ठीक है। आपको निर्देश बिंदु में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। और आपके पास सेल फोन है, छोटा वाला फ़ोन है, ठीक, छोटा वाला फ़ोन है, और आप किसी को बाज़ार में बुलाना चाह रहे हैं। फिर समझ लीजिए, गौरा बाजार है और आपके पास एक सेल फ़ोन है, उस फ़ोन करके इसको आप बुलाना चाह रहे हैं, इस व्यक्ति को। ये बाज़ार में नहीं, बाज़ार से थोड़ा देर बाहर है। तब बोलिएगा कि ठीक है जी, आइए, हम गौरा बाज़ार में हैं। फिर व्यक्ति बोले ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। फिर उसको प्रॉब्लम क्या होगा? आपको बाज़ार में नहीं ढूंढ पाएगा वो। अब गौरा बाज़ार कहिएगा तो नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि बाज़ार तो बहुत बड़ा है। लेकिन आप कहिएगा कि गौरा बाज़ार में हम सब्जी बाज़ार में हैं। किस में बाज़ार है जी? सब्जी बाज़ार के मध्य में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं। तब वो व्यक्ति आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो आपने अपनी स्थिति बताने के लिए एक चीज़ का सहारा लिया। क्या? गौरा बाज़ार का सब्जी बाज़ार। तो यहाँ पर जो सब्जी बाज़ार है वही क्या कहलाएगा? निर्देश बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्देश बिंदु कहलाएगा। ठीक है। जैसे आप बताते हैं, जैसे आप कहीं गए हैं, पटना गए हैं, तो पटना पूछेगा पटना जी कहाँ हैं हम? तो पटना में हम गोलघर के पास हैं, गोलघर के पास। तो आपकी स्थिति बताने के लिए किसका सहारा लिया गया? गोलघर का लिया गया। तो इस अवस्था में गोलघर आपके लिए क्या हो जाएगा? निर्देश बिंदु हो जाएगा। फिजिक्स में देखिए क्या महत्व है इसका। अब देखो निर्देश बिंदु क्या होता है। तो किसी समतल में या किसी क्षेत्र विशेष में किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए या स्थिति निर्धारित करने के लिए, ठीक है, एक अन्य बिंदु ली जाती है। उसी बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु बोलते हैं या मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है। और इसी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे पूरा समतल है, या मैंने 2 रेखा खींचा, ठीक है, ये भी समझ लो। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ मूल बिंदु हो गया, ये जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेगी, मैथ में आपने सीखा होगा, ये मूल बिंदु हो गया। इसके ऊपर वाला, ऊपर क्या होता है जी? धनात्मक होता है। इसके बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। इधर क्या होता है? धनात्मक। इसके नीचे क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है। आपको ये भी मालूम है
कि मूल बिंदु से बाईं तरफ धनात्मक, मूल बिंदु से दाहिने तरफ, सॉरी, मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋणात्मक हो जाएगा, इसके दाहिने तरफ धनात्मक हो जाएगा। मूल बिंदु से ऊपर भी क्या होगा, धनात्मक, नीचे भी क्या होगा, नीचे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक और बात आप समझ लो, जैसे आप मैप देखते हो, मैप, तो मैप में ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, ठीक है, और इधर दाहिने तरफ क्या होता है जी, पूरब, इधर बाएं तरफ पश्चिम होता है, ठीक है। ये समझ गए आप, निर्देश बिंदु भी समझ गए। आगे देखिए, ये थोड़ा सा एक बात नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे समझ से। जैसे मान लो आपका ये घर है, यहाँ से आपका घर चालू हो रहा है, और ये आपका ये कोचिंग संस्थान या स्कूल है। आपने साइकिल से चला यहाँ से, तो साइकिल की लंबाई आपकी इतना होगा, ठीक है, और आप बीच में यहाँ बैठे होंगे, ठीक। इस चलते 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 अब चलते चलते आप यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पहुँच गए। आपकी साइकिल की लंबाई 2 मीटर है। कितना मीटर है, 2 मीटर, तो 2 मीटर है। फिर आप यहाँ से चलते चलते कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, फिर ये यहाँ भी 2 मीटर, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, कितना मीटर कम हो गया, 4 मीटर हो गया। कितना हो गया, 4 मीटर, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से तो आप चले और यहाँ आए, ठीक, तो इस अवस्था में कहा जाएगा कि आपने कितना दूरी तय किया। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे, ये वाला, ये पूरा दूरी मापेंगे, तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर। फिर यहाँ एक प्रॉब्लम होगा कि आप दूरी यहाँ से माप रहे हैं कि यहाँ से माप रहे हैं कि यहाँ से माप रहे हैं, कहाँ से मापेंगे। साइकिल तो बीच में 4 मीटर डिस्टर्ब कर रहा है आपका। ये फिर से आपका ये घर है और ये स्कूल है। आप साइकिल से साइकिल से आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। साइकिल की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। तो फिर आप यहाँ से चलकर यहाँ अगर पहुँचे हैं तो दूरी कितना हुआ, साइकिल की लंबाई तो हो गया 4 मीटर, हम बोलेंगे दूरी, तो मान लो 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। लेकिन आपने कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, लेकिन आपने दूरी तय कितना किया, तो इसमें से आप 4 घटा लीजिएगा। तो मान लीजिए साइकिल के लिए तो आप घटा सकते हैं, मैनेज हो जाएगा। लेकिन ट्रेन के लिए क्या होगा जी, ट्रेन तो 2-3 किलोमीटर लंबा होता है। अब बीच में कोई अलग अलग, इतना बड़ा ट्रेन है, इतना बड़ा ट्रेन, बहुत बड़ा ट्रेन है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, तो एक ही समय में अलग अलग और एक ही वाहन से लोग अलग अलग दूरी तय कैसे कर सकता है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कभी कभी फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, इस प्रकार की समस्याओं से समाधान पाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। एक समझ लिया जाता है, कण, एक शब्द है कण, जिसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ कण का मतलब क्या है फिजिक्स में, कि अगर कोई वस्तु, याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु अपनी लंबाई के अपेक्षा अधिक दूरी तय करे, तो अगर कोई वस्तु अपनी लंबाई की अपेक्षा अधिक दूरी तय करे, तो इस अवस्था में इसे कण माना जाता है। क्या माना जाता है, कण माना जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आप साइकिल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो क्रिएट कर रहा है, इसे आप क्या कर लेंगे, कण मान लेंगे। कण मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई कुछ ना हो, तब तो आराम से निकल जाएगा। इसमें तो दो जो 4 किलोमीटर बढ़ रहे तो होगा ही नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में कण क्या है, कि वह वस्तु जो अपनी लंबाई की अपेक्षा अधिक दूरी तय करे। बताओ साइकिल कितना मीटर का है, 2 मीटर का है। कितना दूरी तय किया, 2 किलोमीटर, तो इससे अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ट्रेन लगभग मान लो 3 किलोमीटर का होता है, चाहे 2 किलोमीटर का होता है ट्रेन, मान लो चाहे 1 किलोमीटर का होता है। और 1 किलोमीटर, लेकिन दूरी कितना तय करेगा जी, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की लंबाई है ट्रेन की, ये दूरी कितना तय कर रहा है, 50, 1000, 500। तो इस अवस्था में ट्रेन की अपेक्षा लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप क्या समझ लेंगे, ट्रेन को कण समझ लेंगे, ठीक है। आप जब 11th क्लास में आइएगा तो काइनेमेटिक्स पढ़ना होता है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, गतिकी। इसमें आप इसे और विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना, गतिकी क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं गतिकी का ही क ख ग है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया।
ठीक है, चलिए फिर अगला वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे।